Assalamualaikum dear students and friends. How are you? Hope so you will be fine. Today I'm going to teach you another topic from basic concepts of chemistry and the topic name is mole. लेकिन उससे पहले मैं आप सब व्यूवर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमारी जो लास्ट वीडियो थी रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट उसको काफ़ी ज़्यादा लाइक किया है, पसंद किया है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है और वहीं से बेटा मैंने काफ़ी सारे कमेंट्स रिसीव्स किए थे कि कॉन्सेप्ट ऑफ मोल को भी इजी वे में करवाया जाए। तो आज मैं आपको इस चीज़ की यकीन दहानी करवाता हूं कि एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको जो मोल के अंदर डिस्टर्बेंस या प्रॉब्लम्स होती हैं या एवोगैड्रोस नंबर का जो इसके साथ रिलेशनशिप है जो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी प्रॉब्लम का बाइस बनता है वो सारे का सारा दूर हो जाएगा। तो कोई भी टॉपिक है आपके पास किसी भी सब्जेक्ट का तो पहली चीज़ बेटा आपने ये याद रखनी है कि अगर आप उसके ऊपर मुकम्मल ग्रिप हासिल करना चाहते हैं तो आपको उस टॉपिक की डेप्थ में उसकी वजह पता होनी चाहिए और वो उसके जितने भी करैक्टरिस्टिक्स फीचर्स होंगे, सिग्निफिकेंस होगी, वो ईच एंड एवरीथिंग अगर आपको पता होगी देन ही आप उस टॉपिक में कंप्लीट कमांड हासिल कर सकते हैं। तो आज हम बेसिकली मोल को समझने से पहले इस चीज़ को समझेंगे कि हमें मोल की ज़रूरत ही क्यों ज़रूरत पेश क्यों आई। क्योंकि बेटा हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था डेट इज़ द रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट। तो मेरी आप सब व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वो रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो काइंडली पहले आप उस वीडियो को वॉच करें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें वो वाला, देन आप मोल की तरफ आइएगा क्योंकि मोल का जो टॉपिक है वो उसके साथ लिंक्ड है। कैसे लिंक्ड है वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। बेटा अगर मैं सिंपल आपको कहता हूँ कि केमिस्ट्री का एक मैं आपसे एक्सपेरिमेंट करवाता हूँ लैब के अंदर, ठीक है, मैं लैब के अंदर आपको एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहता हूँ, मैं कहता हूँ जी आप मुझे बेटा 16 AMU या 18 जो AMU है वो वाटर का आपने रिएक्शन करवाना है 58.5 AMU NaCl के साथ। तो बेटा क्या ये टेक्निकली तौर पर पॉसिबल है? आप वो एटॉमिक मास यूनिट को यूज़ करेंगे और केमिकल रिएक्शन करवा सकते हैं। देखिए जो एटम होता है वो फिजिकली तौर पर ना तो हम उसको देख सकते हैं ना ही हम उसको छू सकते हैं, दैट्स राइट। अब दूसरी बात, हमने सिर्फ अंदाजे के मुताबिक ये कहा था कि अगर हम एटम के मास को मेजर करना चाहें तो हम उसको रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट जो है उससे मेजर कर सकते हैं, जो कि हमारा सिर्फ एक ख्याल था क्योंकि फिजिकली तौर पर ये चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है। आप किसी भी एटम को, मैंने वहाँ पे बेटा एक सिंपल कॉन्सेप्ट ये दिया था कि अगर आप किसी एटम को एटॉमिक मास को मेजर करना चाहते हैं तो एक साइड पे वो एटम रख लें, दूसरी साइड पर तकड़ी की दूसरी साइड पे आप क्या करें, आप बैलेंस जो सिस्टम है आपके पास उसकी दूसरी साइड के ऊपर कार्बन 12 के जो यूनिट्स हैं वो बदतरीज प्लेस करना शुरू कर दें। जब दोनों बराबर आ जाएंगे तो आप कहेंगे कि वो उनका मास जो हो गया वो रिलेटिव मास हो गया कार्बन 12 के। ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट था। लेकिन अब क्या ये टेक्निकली तौर पर पॉसिबल है? आप एक बैलेंस सिस्टम बनाएं, उसमें एक साइड पर एटम रखें, दूसरी साइड पर कार्बन 12 के 12 टुकड़े करें और देन हर एक टुकड़े को बारी बारी प्लेस करते जाएं। खुद बताएं मुझे, ये फिजिकली तौर पर पॉसिबल है? इट्स नॉट पॉसिबल। इसी तरह से अगर हमें केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंटेशन करनी है या लैब वर्क करना है तो उसमें हमें बेटा यहाँ पे AMU जो है रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट है उसको यूज़ नहीं कर सकते। इसी वजह से बेटा हमने नेक्स्ट जो यूनिट एक मेजरमेंट के लिए, ठीक है, केमिस्ट्री में हमने मेजरमेंट्स के लिए एक और यूनिट निकाला और उस यूनिट का नेम क्या है? डेट इज अ मोल। सो मोल क्या है? मोल एक यूनिट है मेजरमेंट का केमिस्ट्री में केमिकल्स को मेजर करने का। इज डेट क्लियर? यहां तक बात समझ में आई कि हमें मोल की जरूरत क्यों पड़ी। अब दूसरी बात, मोल होता क्या है, एवोगैड्रोस नंबर के साथ इसका रिलेशन क्या होता है। एवोगैड्रोस नंबर के ऊपर एक अलग से वीडियो बनेगा लेकिन रिलेशन लाजमी बताऊंगा मैं आपको। बेटा डेफिनेशन बाद में देखिएगा, पहले मैं आपको सिंपल कॉन्सेप्ट समझाता हूँ मोल किस तरह से रिलेटिव एटॉमिक मास के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, और किस तरह से डिफरेंट भी है। अब बेटा अगर मैं सिंपल आपको कहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि एक जो हाइड्रोजन है, अगर मैं आपको सिंपल कहता हूँ कि मुझे बेटा आप बताएं जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है, तो बेटा आप सिंपल क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि आपने रिलेटिव एटॉमिक मास की बात की है तो हाइड्रोजन का होता है 1.008। आगे क्या मुझे बता देंगे यूनिट? AMU, मुझे ये यूनिट बता देंगे। अब बेटा मुझे
अगर मैं आपको कहता हूं कि मुझे बताएं जो कार्बन है, कार्बन जो है उसका रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है, आप मुझे क्या कहेंगे, आप मुझे सिंपली कह देंगे कार्बन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो है 12 AMU। इज दैट क्लियर? यहां तक बात समझ में आई? अब बेटा अब AMU जो है ये रिलेटिव एटॉमिक मास को शो कर रहा है। अब हमने मोल की तरफ किस तरह से आना है? अगर मैं यही कहूं आपसे, अगर मैं कहता हूं सपोज दैट, अब मैंने आपको ये कहा कि फिजिकली तौर पर जो कार्बन ये है, कार्बन का जो मास है 12 AMU है, इसको फिजिकली तौर पर टच करना पॉसिबल ही नहीं है, जैसे मैंने स्टार्ट पे आपको कहा। लेकिन अगर बेटा मैं आपको एक सिंपल सी बात कहूं, मैं कहूं आपको कि आप लैब के अंदर जाएं, वहां पे जाके आप 12 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड लें और 12 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवाएं ऑक्सीजन के साथ। अब मुझे बताएं क्या 12 ग्राम वहां पे मेजर करना फिजिकली पॉसिबल है कि नहीं? ऑफ कोर्स पॉसिबल है, क्योंकि हमारे जो यूनिट्स चल रहे हैं वो ग्राम चल रहे हैं ना, ग्राम के अंदर हम मेजरमेंट्स कर सकते हैं। किलोग्राम में हमारी मेजरमेंट्स चलती है, जैसे कि अगर आप दूध लेते हैं तो उसके अंदर किलोग्राम्स के अंदर लेते हैं या ग्राम्स में लेते हैं। तो फिजिकली तौर पर ये, अगर मैं ये वाली मेजरमेंट आपको कहता हूं कि ये पॉसिबल होगी, लेकिन ये वाली जो मेजरमेंट है ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब मोल क्या होता है बेटा? कार्बन का जो मास है वो है 12 AMU। कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है दैट इज द 12 AMU। अगर हम उसके एटॉमिक मास के साथ ग्राम लगा दें, अगर हम उसके एटॉमिक मास को AMU की बजाय उसके साथ ग्राम लगा देंगे तो वो उस वक्त बेटा रिलेटिव एटॉमिक मास के बजाय वो किसके इक्वल आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू 1 मोल। 1 मोल होता क्या है? आपने कहना है कि किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास होता है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो है 1.008 AMU। हमने सिंपल किया क्या? हमने इसका एटॉमिक मास लिया, हर उस एटम के एटॉमिक मास के साथ AMU लगाने के बजाय हमने क्या लगा दिया? हमने कहा कि हमने उसके साथ ग्राम लगा दिया। जब हम ग्राम लगा देंगे तो बेटा वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा 1 मोल। अब प्रॉब्लम ये होती है कि बेटा जो 1 मोल है, क्या 1 मोल के अंदर हर एटम में एक ही तरह के ग्राम्स पाए जाते हैं या डिफरेंट ग्राम्स पाए जाते हैं? तो इसका बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है। अब हम चलते हैं जरा ऑक्सीजन की जानिब। सोल्यूशन क्या है बेटा? अगर मैं ऑक्सीजन की बात कर लेता हूं, ऑक्सीजन का जो मास होता है वो कितना होता है? 16। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा? 16 AMU। हमारी जो बात हुई है वो इस बात पे, वो ये थी कि अगर हम इसका जो रिलेटिव एटॉमिक मास है जैसा कि 16, उसको एक्सप्रेस करना है ग्राम्स के अंदर, वो किसके इक्वल आ जाएगा? 1 मोल के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेटा अगर मैं आपको कहता हूं कि आपने 1 मोल ऑक्सीजन का लेना है तो आपने उसी तो फौरी तौर पर सोचना शुरू कर देना है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है। आपके जहन में आएगा 16। फिर आपने सोच लेना है, अगर मैं आपको सिंपली तौर पे कहता हूं कि लैब में जाएं, लैब में आप 1 ग्राम आप क्या करें, आप वहां पे जाएं, वहां पे जाके आप 1 मोल ऑक्सीजन लें। अब आप सोचेंगे अभी 1 मोल ऑक्सीजन में कितना आएगा? फिर आपने सोचना है कि ऑक्सीजन का जो मास होता है, जो एटॉमिक मास है वो तो 16 है। और मैंने आपको गाइड ये किया था कि जो मोल होता है, मोल यही चीज है कि आपने एटॉमिक मास यूनिट के साथ AMU लगाने के बजाय सिर्फ ग्राम लगा देना, वो 1 मोल के इक्वल आ जाएगा उसके। इज दैट क्लियर? अब ये हो गया एक छोटा कॉन्सेप्ट। अब हम थोड़ी सी चीज ऐड करते हैं। थोड़ी सी चीज ऐड करने का मतलब ये है कि बेटा मैंने यहां पर 1 ग्राम मोल भी लिखा है। अब इसका मतलब क्या होता है बेटा? सिंपल सी बात है। अगर मैं यहां पर देखें, मैंने कार्बन की बात की, मैंने कहा कार्बन का जो मास है वो है 12 AMU। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने उसके रिलेटिव एटॉमिक मास को AMU की बजाय ग्राम में रिप्रेजेंट किया तो वो किसके इक्वल आ गया? 1 मोल के। अब ये जो 1 मोल होगा, इसी 1 मोल को हम 1 ग्राम मोल भी कह सकते हैं, या फिर क्योंकि कार्बन है तो मैं ये भी कह सकता हूं कि 1 ग्राम कार्बन। इज दैट क्लियर? क्या मैंने कहा अभी? मैंने अभी ये कहा कि जो आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मास है उसको एक्सप्रेस किया ग्राम्स में, वो 1 मोल के इक्वल है, लेकिन उसके साथ साथ हम उसको क्या कह सकते हैं? हम उसको 1 ग्राम मोल भी कह सकते हैं, या 1 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स भी कह सकते हैं।
और याद रखना 1 ग्राम ऑफ कार्बन एटम जहां पे आ गया, आपने समझ 1 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, आपने समझ जाना कि वहां पर 1 ग्राम का मतलब किसके इक्वल है, 1 मोल के इक्वल है। अगर 1 मोल के इक्वल है तो इसका मतलब है कि वो जो 1 मोल होगा उसका जो एटॉमिक जो मैस होगा, उसका एटम का जो एटॉमिक मैस होगा वो उसका रिलेटिव एटॉमिक मैस के इक्वल ही आएगा, लेकिन यूनिट चेंज कर देना, AMU की बजाय आपने 12 ग्राम लगा देना। तो फिजिकली हम यहाँ पर इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि अगर हम यहाँ पर 12 ग्राम के बारे में बात करते हैं या 16 ग्राम की बात करते हैं तो वो हमारे पास फिजिकली पॉसिबल होगा, दूसरी चीज फिजिकली पॉसिबल नहीं होगी। तो यहाँ पर बेटा सिंपल सी एग्जांपल्स आ गई। हमने कहा कि एटॉमिक मैस का मतलब एक एटम का मैस जैसे कि हाइड्रोजन। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एग्जांपल्स में। एग्जांपल्स बेटा एहतियात से लिखनी है। आपने कैसे एहतियात से लिखनी है, अगर मैं यहाँ पर सिंपल लिखूँ, मैं कहता हूँ जी 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अब देखें, मुझे मास बताएं जरा कितना होगा, इज इक्वल टू 1.008, लेकिन साथ में क्या लगा दूंगा, ग्राम लगा दूंगा। ठीक है, अब हम चलते हैं जरा नेक्स्ट। अगर मैं कहता हूं जी 1 मोल, या फिर जैसे मैंने कहा था कि 1 मोल को हम किसके इक्वल कह सकते हैं, 1 ग्राम। इस बार मैं किसका जिक्र करने वाला हूं, कार्बन का। तो मैं कहूंगा 1 ग्राम ऑफ 1 ग्राम ऑफ किस चीज का लेना है, कार्बन। तो कार्बन एटॉमिक फॉर्म में, तो हम कहेंगे 1 ग्राम ऑफ कार्बन एटम किसके इक्वल आ गया बेटा, वो इक्वल आ गया आपके पास 12.0 ग्राम के। या फिर इसी को हम क्या कह सकते हैं, इसी को हम 1 मोल का नाम भी दे सकते हैं। तो होप सो बेटा ये आपको एटॉमिक मैसेज के हिसाब से मोल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब हम जरा चलते हैं मॉलिक्यूल की जानिब। बेटा मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर मैस, अब इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये होता है कि मेरे पास, मैं आपको सिंपली कहता हूं कि आप वाटर की अगर मैं बात कर लेता हूं तो जो H2 होता है, H2O वाटर, उसका जो मैस होता है मॉलिक्यूलर मैस, वो हमारे पास देखें, एक हाइड्रोजन का 1, 2 का हो जाएगा 2, ऑक्सीजन का 16, तो टोटल हमारे पास आ जाएगा इसका जो मैस, दैट विल बी 18 AMU। अगर मैं आपको कहता हूं कि आप लेबॉर्ट्री में जाइए, वहां पे जाके 18 AMU आप एटॉमिक मैस यूनिट लें वाटर के मॉलिक्यूल के, तो क्या आप 18 AMU यूनिट्स ले सकते हैं पानी के? इट विल बी नॉट पॉसिबल। सो इसके बरअक्स अगर मैं आपको कहता हूं कि आप 18 ग्राम पानी ले लें तो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो हमने यहां पर सिंपल करना क्या है कि बेटा जब हम किसी एटम के एटॉमिक मैस को AMU की बजाय ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसी तरह से जब हम किसी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मैस को AMU की बजाय किस में रिप्रेजेंट करना है, मैं AMU की बजाय हटाऊंगा, यहां पर साथ क्या लगा दूंगा, मैं ग्राम लगा दूंगा। तो दैट विल बी इक्वल टू द 1 मोल, और 1 मोल मैंने कहा था कि किसके इक्वल होता है, 1 ग्राम के इक्वल होता है। बात हुई थी ना 1 ग्राम की, लेकिन यहां पर एटम की बात चल रही थी, यहां पर मॉलिक्यूल की बात चल रही है, तो मैं कहूंगा 18 ग्राम। अगर मैं आपको सिंपली कहता हूं कि आप लेबॉर्ट्री में जाएं, वहां पे जाके आप 1 मोल या फिर मैं कहता हूं 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड लें, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, अब मैं आप सिंपल मैंने क्या कहा, मैंने कहा 1 मोल आप सल्फ्यूरिक एसिड लें, या फिर मैं कहता हूं कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल है ना, तो मॉलिक्यूल लिखूंगा 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड लें। आपने सिंपली तौर पे सोचना कि 1 ग्राम का मतलब भी 1 मोल है, और 1 मोल किसके इक्वल होता है, वो उसके जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मैस के इक्वल ही होगा, लेकिन AMU के बजाय ग्राम के अंदर सोचना है उसको। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसका बेटा होता है 98 AMU। तो हमने, आपने सिंपली तौर पे क्या जाके वहां पे हासिल करना है, आपने वहां पे जाके जो कैलकुलेशन करनी है, जो मेजरमेंट करनी है, वो आपने 98 ग्राम्स की करनी है। तो इज दैट क्लियर? तो यहां पर बेटा आपको पता होना चाहिए कि एटम का जो एटॉमिक मैस होता है या फिर मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मैस होता है, मॉलिक्यूलर मैस होता है। ठीक है,
अब इसकी एग्जाम्पल में क्या लिखना चाहूँ, आपके सामने एग्जाम्पल है, मैं क्या कैसे लिखूंगा इसको, मैं लिखूंगा जी 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, किस चीज के मॉलिक्यूल, ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के, किसके इक्वल आएंगे 98, साथ में क्या लगाना है, ग्राम लगाएंगे यूनिट। इसी तरह से अगर आप 1 ग्राम मॉलिक्यूल नहीं लिखना चाहते तो आप सिंपल लिख लें 1 मोल ऑफ वाटर के लिख लें H2O इज इक्वल टू 18 ग्राम। सो होप सो बेटा ये आपको दो चीजें क्लियर हो चुकी हैं अब तक, जिसमें पहली चीज है एटॉमिक मास और जो दूसरी चीज है वो आपके पास कौन सी है, मॉलिक्यूलर मास। अब हम चलते हैं तीसरी चीज की जानिब, वो लिखा गया है फार्मूला मास। अब फार्मूला मास क्या होता है बेटा, मैं एक सिंपल आपको बताना चाहूंगा। देखें, अगर हम आयनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, आयनिक कंपाउंड्स की, तो आयनिक कंपाउंड्स में हमेशा बेटा आपने बात करनी है फार्मूला मास की। आयनिक कंपाउंड का जो मास होगा वो फार्मूला मास कहलाएगा। समझ में आई बात, आयनिक कंपाउंड्स के जो यूनिट्स हैं वो फार्मूला यूनिट्स कहलाएंगे। आयनिक कंपाउंड है ना आपके पास कोई भी, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, और वो जो सोडियम क्लोराइड है उसमें जो NaCl है वो फार्मूला यूनिट है, क्योंकि आप आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं। तो आयनिक कंपाउंड को हमेशा फार्मूला यूनिट और फार्मूला मास से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मैंने एक आयनिक कंपाउंड ले लिया NaCl, समझ में आई बात, ठीक है। अब बेटा मैंने आपको यह कहा कि ये एक आयनिक कंपाउंड है, आप मुझे इस आयनिक कंपाउंड का फार्मूला मास बताएं। अब इसका जो फार्मूला मास होता है, देखें सोडियम का 23 पॉइंट समथिंग और 23, और इसका बेटा होता है क्लोरीन का 35.5, तो टोटल जो हमारे पास बनेगा डेट विल बी इक्वल टू 58.5 AMU। डेट इज द, ये क्या चीज है, ये आपके पास बेटा मास है। ये किसका मास है, आयनिक कंपाउंड का, तो हम उसको मॉलिक्यूलर मास के बजाय हम उसको क्या कहेंगे, फार्मूला मास कहेंगे, ठीक है। तो मैं यहां पर कहूंगा कि ये फार्मूला मास किसका है, ये आयनिक कंपाउंड का है, ये NaCl का है। अगर मैं आपको अगेन वही कंसेप्ट दे रहा हूं, अगर मैं आपको कहता हूं कि आप बेटा 18 ग्राम वाटर ले लें और आप 58.5 यूनिट्स ऑफ AMU ले लें, AMU ऑफ NaCl ले लें और रिएक्शन करवाएं, तो ये तो आप मेजर कर लेंगे, लेकिन कहां पे आप 58.5 AMU वो छोटे छोटे यूनिट्स ढूंढते रहेंगे, नहीं कर सकते। इट्स मीन्स दैट कि हमें इसको रिप्रेजेंट करने के लिए AMU से निकलना पड़ेगा और एक बड़े यूनिट की जाने जाना पड़ेगा, ताकि हम अपनी मेजरमेंट्स कर सकें, कैलकुलेशन कर सकें, और इसी वजह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे किसके अंदर, ग्राम्स के अंदर रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि एटम का जो एटॉमिक मास होता है, मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास होता है, या फिर जो फार्मूला यूनिट होता है, ठीक है, जो फार्मूला मास होता है, आयनिक कंपाउंड का जो फार्मूला मास होता है। यहां पर बात याद रखती जाने हैं आपने, मैंने यहां पर बात किसकी कर रहा हूं, आयनिक कंपाउंड्स की, और मैंने कहा कि आयनिक कंपाउंड्स को आपने रिप्रेजेंट किससे करना है, फार्मूला मास से। इधर मैंने बात किसकी की थी, इधर मैंने बात की थी बेटा आपसे एटम्स के बारे में, ऊपर जो बात की थी वो की थी मॉलिक्यूल के बारे में, ठीक है। तो जब हम उनके मैसेज को रिप्रेजेंट करेंगे ग्राम्स के अंदर, एक्सप्रेस करेंगे ग्राम्स के अंदर, तो वो किसके इक्वल आएगा, वो 1 मोल के इक्वल आ जाएगा। और मैंने कहा था कि हम 1 मोल को 1 ग्राम भी कहते हैं, 1 ग्राम मोल भी कहते हैं। समझ में आ गई बात। अब हम इसकी एग्जांपल लिखेंगे कैसे, बहुत ही सिंपल है। NaCl की लिखनी है ना, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं 1 मोल ऑफ NaCl इज इक्वल टू 58.5 ग्राम्स। या फिर मैं ये कहना चाहूंगा, मैं लिख सकता हूं कि 1 ग्राम आयनिक कंपाउंड है, तो क्या लिखूंगा, फार्मूला मास, 1 ग्राम फार्मूला मास ऑफ NaCl इज इक्वल टू 58.5 ग्राम्स। सो होप सो बेटा यहां तक क्लियर हुआ आपको, बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं, एग्जांपल्स काफी सारी हैं, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट की कर लें, आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, बहुत सारी एग्जांपल हैं इसकी, लेकिन हम जरा कंसेप्ट को प्रोसीड करते हैं मजीद आगे। नेक्स्ट बेटा लिखा गया है यहां पर आयनिक मास की,
अब आयनिक मैस का मतलब क्या है बेटा? अगर मैं सिंपल आपको आयनिक कंपाउंड्स की बात कर लेता हूं तो हमें पता है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो बेसिकली मिलकर बनते होते हैं आयंस से, और जो आयंस होते हैं उन आयंस का जो मैस होता है उसको हम क्या नाम दे देंगे? उसको हम आयनिक मैस का नाम दे देंगे। फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूं आपको बेटा। अगर मैं वाटर की बात कर लेता हूं तो वाटर के अंदर ना दो तरह के आयंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। जो नेगेटिव आयन होता है वो होता है आपके पास हाइड्रोक्सल आयन OH माइनस। अगर हम इसकी बात करते हैं तो बेटा ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, तो ये आपके पास क्या आ गया 17। इसका जो मैस होगा वो आपके पास AMU होगा। लेकिन अगर आपको बेटा फिजिकली लेना है, टच करना चाहते हैं, तो आपको 17 AMU के बजाय क्या लेना चाहिए? आपको 17 ग्राम लेना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेटा जब हम क्या करेंगे, जब हम किसी आयनिक कंपाउंड का जो मैस होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किसके अंदर? ग्राम्स के अंदर। एटम के एटॉमिक मैस को, मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मैस को, आयनिक कंपाउंड के फार्मूला मैस को, या फिर जो आपके पास आयनिक मैस होगा ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का जो आयनिक मैस होता है उसको बेटा आप रिप्रेजेंट करते हैं किसके अंदर? ग्राम्स के अंदर। दैट विल बी इक्वल टू 1 मोल के इक्वल आ जाएगा। एग्जाम्पल अगर लिखना चाहें तो मजीद अगेन लिख लें कि 1 मोल ऑफ OH नेगेटिव इज इक्वल टू 17 ग्राम्स। या फिर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1 ग्राम आयनिक मैस, ठीक है, 1 ग्राम आयनिक मैस ऑफ OH नेगेटिव इज इक्वल टू द 17 ग्राम। तो बात वहीं पे आ जाएगी। एक जनरल एग्जांपल और ले लेता हूं बेटा आपके पास। अगर हम बात कर लेते हैं SO4-2 की, सल्फेट आयंस की, इसका जो मैस होता है वो होता है बेटा 96 AMU। तो आपको अगर कहा जाए कि आप बेटा 1 मोल सल्फेट के आयन लें, 1 मोल, तो आपने सोचना है कि भी मोल में कितने हो सकते हैं। फिर आपने उसी वक्त अंदाज़ा लगाना है कि जो सल्फेट है, सल्फेट का जो मैस है, रिलेटिव मैस, वो कितना है? वो तो 96 बनता है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड का बन रहा था 98। लेकिन अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसका जो मैस बनेगा वो 98 के बजाय 96 बनेगा। फिर आपने उसी वक्त सोचना है कि 96 इसका कौन सा मैस है? रिलेटिव एटॉमिक मैस है। हमने करना सिर्फ इतना सा है कि रिलेटिव एटॉमिक मैस के साथ AMU निकाल के ग्राम लगा देना। तो इससे ये भी साबित हो रहा है कि 1 मोल जो होता है वो ऐसा नहीं है कि अगर हम 1 मोल एटम्स का ले रहे हैं तो वो एक जैसा होगा, नहीं। अगर 1 मोल आप हाइड्रोजन का लेते हैं तो वो 1 ग्राम होता है। 1 मोल कार्बन का लेंगे तो वो उसके 12 ग्राम के इक्वल होगा, क्योंकि जितना उसका एटॉमिक मैस होगा, एटॉमिक मैस यूनिट होगा, उतना ही उसका क्या होगा? ग्राम्स के अंदर उसका, मोल में उसका मैस हम कैलकुलेट करेंगे। इज दैट क्लियर? होप सो यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम मोल का रिलेशनशिप देख लेते हैं एवोगैड्रोस नंबर के साथ। बेटा अगर मैं सिंपल आपको कहूं कि मेरे पास है जी, मेरे पास एक गिलास है, उस गिलास के अंदर 18 ग्राम वाटर है, और मैं कहता हूं कि मेरे पास उस गिलास में ना 18 ग्राम वाटर है। आप सब जानते हैं कि जो वाटर होता है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसके इक्वल है? H2O। उसके अंदर H2O के मॉलिक्यूल्स होते हैं। मैं आपको कहता हूं कि मेरे पास 18 ग्राम वाटर है, 18 ग्राम H2O। आपने उसी वक्त सोचना है जी 18 ग्राम H2O, इसका मतलब डेट विल बी इक्वल टू 1 मोल। समझ में आई बात? फिर अगर मैं आपसे यह पूछता हूं कि आपके पास 18 ग्राम ग्लास के अंदर पानी है, या फिर मैं आपको सिंपली आके कहता हूं कि जो ग्लास है ना उसके अंदर जो वाटर है वो है 1 मोल, आप मुझे यह बताएं कि इस 1 मोल वाटर में या फिर 18 ग्राम जो वाटर है उसके अंदर आपने मुझे बताने हैं कि H2O को कितने मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये भी कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, ऐसे ही है ना। अगर मैं आपको कहता हूं कि मेरे पास 18 ग्राम पानी है, ये 1 मोल है, जो कि दोनों इक्वल ही है एक दूसरे के, तो और मैं कहता हूं कि 18 ग्राम पानी के अंदर मुझे आप बताएं वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं। नो बॉडी कैन कैलकुलेट्स इट। बट जिस तरह से बेटा हम एक सिंपल सा कहते हैं कि एक जो जोड़ा होता है, एक पेयर के अंदर दो चीजें कंसीडर्ड की जाती हैं, और हम कहते हैं जो एक दर्जन होती है वो 12 के इक्वल है। आ डजन कंटेन्स 12 सब्सटेंसेस, और एक पेयर में कितनी आती हैं? 2 आती हैं। इसी तरह से एक मोल के अंदर जब हम पार्टिकल्स की बात करते हैं या सब्सटेंसेस की बात कर लें तो बेटा वो आपके पास होगा 6.02
मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 पार्टिकल्स, 23 के इक्वल आ जाएगा। ये आपके पास क्या होंगे, ये आपके पास Na नंबर ऑफ एवोगैड्रोस हो जाएंगे और ये किसके अंदर पाए जाएंगे, 1 मोल के अंदर पाए जाएंगे। अब मैं मजीद बताता हूँ, मैंने आपको ये कहा था कि बेटा अगर मेरे पास 1 मोल हाइड्रोजन है, सही है, तो मुझे बताएं 1 मोल हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं। अब 1 मोल की बात आ गई तो आपने चुपचाप कह देना है कि 1 मोल है ना, 1 मोल के अंदर ये हाइड्रोजन के एटम्स मौजूद हैं। मैंने आपको पानी की एग्जांपल दी, मैंने कहा कि 18 ग्राम वाटर है जो कि 1 मोल के इक्वल है। अच्छा सपोज करें अगर मैं आपको कहता हूं कि मेरे पास 36 ग्राम वाटर है, मुझे बताएं उसके अंदर कितने आपके पास मोल्स होंगे और कितने पार्टिकल्स होंगे। पहले आपने ये सोचना है कि 36 ग्राम वाटर, अगर तो 18 ग्राम होता तो 1 मोल के इक्वल होता। अब 36 ग्राम है तो कितने मोल के इक्वल होगा, 18 और 18 36, 2 मोल के इक्वल हो गया। अब 1 मोल के अंदर तो ये पार्टिकल्स हैं, 2 मोल्स में कितने पार्टिकल्स होंगे, हमने सिंपल उसको मल्टीप्लाई कर देना है। जैसा कि एक जो आपके पास एप्पल है अगर उसकी कीमत 10 रुपए है तो 2 एप्पल्स की कीमत क्या होगी, आपने 2 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह से अगर 1 मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स पाए जाते हैं तो 2 मोल्स जो होंगे उसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, आपने सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपके पास जो पार्टिकल्स होंगे वो निकल आएंगे। इसी तरह से अगर मैं आपको बेटा NaCl दे देता हूं या सोडियम कार्बोनेट दे देता हूं, NaCl मैं आपको देता हूं 1 मोल, मैं कहता हूं कि मुझे बताएं इस NaCl के 1 मोल जो है, 1 मोल आपके पास टेबल साल्ट है, सोडियम क्लोराइड। आपने मुझे यह बताना है कि इस 1 मोल के अंदर कितने NaCl के फार्मूला यूनिट है। आपने उसी वक्त कह देना है कि 1 मोल है ना, 1 मोल में ये इतने फार्मूला यूनिट है, ठीक है। लेकिन बात किसकी होनी चाहिए, 1 मोल की होनी चाहिए, कम या ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। इज दैट क्लियर। सो होप सो बेटा आपको ये लेक्चर, ये वीडियो, ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। सो होप सो बेटा अगर आपका ये क्लियर हो चुका है तो काइंडली इस वीडियो को आपने लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि जिस तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ इसी तरह से उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे कनेक्टेड।